हेलो गाइस। वेलकम है आपका कोडिंग सीन्स में। तो यहाँ पे आज हम लोग एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सीरीज बोल सकते हैं, जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग नाम दिया है हमने। तो इसमें बेसिकली क्या है कि प्रोग्रामिंग या कोडिंग का शौक आप बोल सकते हैं सबको होता है, बट ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आपका कोड कितने टाइम ले रहा है रन होने में, कितना इटरेशंस हो रहा है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, बहुत ही बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाता है। अगर आप लोग बड़ी कंपनियां देखें या फिर जैसे एक अच्छी कोडिंग वेबसाइट जैसे आप ले लें लीड कोड, तो उस पर अगर आप देखें तो कभी भी जैसे क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिसको हम लोग एन स्क्वायर बोलते हैं, उसमें वो बहुत ही मिनिमम केसेस होगा जिसमें आपको कोडिंग सोल्यूशन को एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो वैसे वेबसाइट्स पे वैसे टाइप के प्रॉब्लम्स को अगर आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखने के लिए जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं एरे को सॉर्ट करना। एरे को सॉर्ट करने के लिए अगर आप लीड कोड में कोई भी सॉर्टिंग क्वेश्चंस देखें तो आपको लॉग इन या फिर एन लॉग इन इसके ऊपर आपको अलाउ ही नहीं करेगा कि आप कोई सोल्यूशन को सबमिट कर पाओ। तो अपने कोड को ऑप्टिमाइज्ड अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आपको बताएंगे कि अपने ऑप्टिमाइज्ड कोड को मतलब नॉन ऑप्टिमाइज्ड से ऑप्टिमाइज्ड में कैसे ट्रांसफर हो रहा है, क्या स्टेप्स आप ले रहे हैं, कैसे चेंज कर रहे हैं जिसकी वजह से आइटरेशन स्किप हो रही है, वो सारी चीज़ आपको बताएंगे। तो पहला जो चीज़ आज हम लोग कवर कर रहे हैं वो है फिबोनाची सीरीज। तो फिबोनाची सीरीज जैसे आपको पता है कि जैसे एग्जांपल बताया फिबोनाची सीरीज क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म होता है 0, दूसरा होता है 1, और इसके बाद अगर आप देखें तो सारे बचे हुए टर्म्स क्या होते हैं, अपने प्रीवियस टू फिबोनाची के सम होते हैं। जैसे जो पहला ये डिजिट है 0, इसको हम लोग फिबोनाची ऑफ 0 भी बोलते हैं या फिर फिब ऑफ 0। उसके बाद जो पहला टर्म है इसको बोलते हैं फिब ऑफ 1। अब यहाँ से जितने भी फिबोनाची रहेंगे वो अपने प्रीवियस टू फिबोनाची के सम रहेंगे। जैसे जो यहाँ फिब ऑफ 2 आएगा वो फिब ऑफ 0 प्लस फिब ऑफ 1 होगा, मतलब 0 प्लस 1 क्या है, वो 1 हो जाएगा। अब इसके बाद का जो फिब होगा वो वापस अपने प्रीवियस टू का सम होगा। जैसे 1 प्लस 1 2 होगा, फिर वैसे अब देखें तो 3 होगा, फिर 5 होगा, और ये ऐसे जाते रहता है। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है जिसमें बताया जाता है कि आपको एक फंक्शन बनाना है जिसमें यूजर आपको बस एक इंटीजर देगा और आपको उसका सोल्यूशन में मतलब आपको रिटर्न क्या करना है कि उस इंटीजर का फिबोनाची क्या होगा। जैसे मैं अभी आपको जिस हिसाब से सीरीज दिखाया उस हिसाब से जैसे अब वापस में टाइप कर देता हूँ 0 1 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5। तो इस हिसाब से अगर उसने पूछा कि फिबोनाची ऑफ 2 क्या होता है तो फिबोनाची ऑफ 2 क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट है फिबोनाची ऑफ 0, फिबोनाची ऑफ 1 और फिबोनाची ऑफ 2। इस हिसाब से आपको फंक्शन बनाना है। तो जैसे इसको रेफरेंस के लिए छोड़ देता हूँ मैं भी। इसको थोड़ा अगर एक्सप्लेन करके आपको दिखाऊं तो जैसे 0 को हम लोग क्या मान रहे हैं, इसको फिब ऑफ 0 मान रहे हैं। वैसे जो हमारा 1 है इसको हम लोग मान रहे हैं फिबोनाची ऑफ 1। ये हमारा बेसिक है, दो चीज जो हम लोग को फिबोनाची में चाहिए होता है। ये फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं जनरली, और जो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड टर्म। ये कॉमन होता है जिसको हम लोग ब्रेकिंग कंडीशन में बोलते हैं जब हम अपना फंक्शन बना रहे हैं। अब इसके बाद से आप जितना भी फिब निकालेंगे वो आपको प्रीवियस टू सम्स मतलब प्रीवियस दो फिबोनाची का सम होगा। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कि मुझे फिब ऑफ एन चाहिए, तो अगर आपको फिब ऑफ एन चाहिए तो हमने डेफिनेशन के हिसाब से क्या सीखा कि अपने प्रीवियस दो फिबोनाची का सम होगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मेरा फिब ऑफ एन चाहिए तो इसके प्रीवियस टर्म जस्ट होगा n माइनस 1 और इसका जस्ट अनदर टर्म होगा फिब ऑफ n माइनस 2। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है। इस हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर मैं बोलूँ फिब ऑफ 2 क्या होगा, तो फिब ऑफ 2 हो जाएगा मेरा फिब ऑफ 2 माइनस 1 जो कि होगा 1 प्लस फिब ऑफ 2 माइनस 2 जो कि हो जाएगा क्या 0। और आप ऊपर से देख सकते हैं लाइन नंबर 3 और 4 में कि फिब ऑफ 0 की मतलब फिब ऑफ 1 की वैल्यू है 1 और फिब ऑफ 2 की 0 की वैल्यू है 2। इसका सॉरी 0, फिब ऑफ 0 की वैल्यू 0 और फिब ऑफ 1 की वैल्यू 1, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया 1। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो फिब ऑफ 2 की वैल्यू ऊपर रेफरेंस आपको दिख रहा है कि अभी भी इसकी फिब ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। तो कैसे डिराइव हो अपने प्रीवियस टू फिब्स को जोड़ के। तो अगर ऐसा फंक्शन हम लोग को डिस्क्राइब करना है या फिर बनाना है तो हम लोग को क्या टेक्निक यूज करना पड़ेगा, तो यही फॉर्मूला यूज होता है, चाहे आप इसको रिकर्सिवली बनाए या फिर इसको आइटरेटिव तरीके से बनाए। तो पहले हम लोग रिकर्शन के थ्रू बनाने का ट्राई करते हैं क्योंकि उसमें हम लोग दिखाना ये चाह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है रिकर्शन में और उसको कितने अच्छे तरीके से हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जब हम लोग लूपिंग करें। तो मेन वही होता है कि आपको प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं वो सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, ऑप्टिमाइजेशन के फैक्टर को हिसाब मतलब ध्यान में रखते हुए। तो जैसे अभी मैं इसमें एक जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ फंक्शन को बनाने के लिए। आप लोग जनरली कोई भी फंक्शन मतलब बना सकते हैं क्योंकि मैं कोई भी जावा स्क्रिप्ट के स्पेसिफिक कोई ऐसा नहीं यूज करने वाला हूँ। जो बेसिक होता है जैसे प्रिंट करना,
बस जो उसका स्पेसिफिक इसके लिए डेडिकेटेड फंक्शन है बस वही यूज़ करूँगा। बाकी अब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करे ये सेम ही देने वाला। तो जैसे यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन फिब नॉकी लिख देता हूँ, फिब लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे इसके ऊपर वाले को थोड़ा कमेंट कर दिया जाए। तो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि हमको यूज़र n देगा इंटीजर में, और हम लोग को अब रिटर्न करना है कि इसका फिब वैल्यू क्या होगा। इसके लिए पहले मैंने आपको क्या दो पहले कंडीशन क्या बताया कि अभी रिकर्सिव बना रहे हैं। रिकर्सिव बनाने के लिए क्या होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करना होता है। तो जैसे अभी हम लोग इसके अंदर कैसे लिखेंगे फिब ऑफ n के लिए कि फिब ऑफ n प्लस फिब ऑफ n माइनस वन, ठीक है। अब ये चीज़ जो है इसकी वैल्यू हम लोग यूजर को रिटर्न करनी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, यही चीज़ पे रिटर्न लिख देंगे। अब ये यूजर को रिटर्न करनी है, बट रिकर्सिव में क्या होता है कि हम लोग एक ब्रेक कंडीशन होना पड़ेगा, क्योंकि अब ये फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करेगा, तो ये इनफाइनाइट लूप में जा सकती है क्योंकि इसके पास कोई ब्रेक कंडीशन नहीं है। तो ब्रेक करने के लिए यहाँ पे कंडीशन क्या लिखेंगे, जैसे कि हम लोग को दो बेसिक टर्म है, इफ n इज इधर इक्वल टू 0 और इफ n इज इधर इक्वल टू 1। इस केस में हम लोग को क्या करना है, रिटर्न n की वैल्यू रिटर्न कर दीजिए सीधा सीधा। अब इसको अगर हम लोग ड्राई रन करके देखेंगे तब आप वैल्यू को यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ फिब ऑफ 3 क्या है, तो फिब ऑफ 3 को कॉल करने के लिए अब ये कैसे होगा, इसको थोड़ा ड्राई रन करते हैं। फिब ऑफ 3 यहाँ पे इसको हम लोग ड्राई रन से समझते हैं। तो फिब ऑफ 3 गया पहले अंदर, ठीक है। फिब ऑफ 3 जाके क्या कॉल करेगा, ये पहले चेक करेगा लाइन नंबर 10 में कि क्या 3 की वैल्यू इक्वल टू 0 या फिर इक्वल टू 1 है। नहीं तो वो नीचे जाएगा, लाइन नंबर 14 पे जाएगा। लाइन नंबर 14 पे वो क्या चेक करेगा, अब उसको रिटर्न होना है यहाँ से, दो फंक्शन कॉल से इंटरनली कॉल करेगा, वो वापस अपने आप को कॉल करेगा, मतलब अब यहाँ पे रिकर्शन होने वाला है। तो ये क्या कॉल करेगा, फिब ऑफ n-1 और फिब ऑफ n-2 को कॉल करेगा। तो यहाँ पे भी हो जाएगा क्या, फिब ऑफ 2 प्लस फिब ऑफ 1 हो जाएगा। अब जो फिब ऑफ 2 और फिब ऑफ 1 है, अब ये भी इंटरनली कॉल हो रही है। तो फिब ऑफ 2 जो है अब ये भी जाएगा फंक्शन में अपने आप को कॉल करने, और जब फिब ऑफ 2 यहाँ पे आएगा तो फिर देखेंगे यहाँ पे कि क्या 2 इक्वल टू 0 या इक्वल टू 1 है, तो नहीं है। तो फिर ये नीचे आएगा और अब ये अपने फिब ऑफ 2 अब किसको कॉल करेगा, फिब ऑफ 2 - 1 1 और 2 - 2 0। तो फिब ऑफ 2 का क्या हो जाएगा कॉल यहाँ पे, फिब ऑफ 2 - 1 इज 1 एंड फिब ऑफ 2 - 2 इज 0। ओके, और वैसे ही जो हमारा अभी ध्यान से देखिए फिब ऑफ 3 जो है फिब ऑफ 2 प्लस फिब ऑफ 1 कॉल किया, तो इस फिब ऑफ 2 का मैंने यहाँ पे ड्राई रन दिया है। अभी ये फिब ऑफ 1 तो बचा है, बट ये फिब ऑफ 1 तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक ये फिब ऑफ 2 अपना रिजल्ट लेके नहीं है, क्योंकि फंक्शन कॉल में क्या होता है, जब तक अब यहाँ कोई फंक्शन कॉल हुआ है तो इधर से कंट्रोल तभी वापस मिलेगा जब ये फंक्शन कोई वैल्यू हम लोग को रिटर्न कर दे, तब तक ये फिब ऑफ 1 अभी एग्जीक्यूट भी नहीं होने वाला। तो इसलिए मैंने क्या किया, फिब ऑफ 2 का पहले आपको ड्राई रन यहाँ पे दिखाया। अब इस फिब ऑफ 2 में भी देखिए दो फंक्शन कॉल से वापस से, इसमें फिर ये फिब ऑफ 1 पहले कॉल होगा, और जब तक ये रिजल्ट नहीं लौट आएगा तो इसका फिब ऑफ 0 भी नहीं रन होगा, क्योंकि कंट्रोल ऐसे ही चलता है प्रोग्रामिंग में कि जब कुछ कॉल हुआ है तो जब तक वो कॉल कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होता वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। यही होता है प्रोग्रामिंग में, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। तो अब जो ये फिब ऑफ 1 है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं इस फिब ऑफ 1 को। तो ये फिब ऑफ 1 अपने टाइम पे जब आएगा तो कैसे चलेगा, फिब ऑफ 1 और फिब ऑफ 1 जब यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये वापस यहाँ पे देखेगा कि 1, अब 1 इक्वल टू 0 है इक्वल टू 1 है, तो ये केस ट्रू हो जा रहा है। यहाँ पे 1 इक्वल टू 1 है, तो अब रिटर्न n कर दीजिए, मतलब 1। तो फिब ऑफ 1 क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा। तो अब ये फिब ऑफ 1 जो है, ये 1 कहाँ जाके रिप्लेस हो जाएगा, इस फिब ऑफ 1 के पास जाके रिप्लेस हो जाएगा। तो इसको मैं 1 से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि फिब ऑफ 1 की वैल्यू मुझे क्या मिली, 1 मिली। तो ये पार्ट भी यहाँ से हटा सकता हूँ। अब क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आ चुका है तो अब कंट्रोल यहाँ पे आ चुका है, तो अब ये अपना नेक्स्ट को एग्जीक्यूट करेगा पहले। और अब फिब ऑफ 0 के लिए अगर आप देखें तो वापस इस फंक्शन में तो n इक्वल टू 0 कंडीशन में भी हम लोग को क्या रिटर्न करना है, वापस से n ही रिटर्न करना है, मतलब फिब ऑफ 0 क्या रिटर्न करेगा, 0। तो यहाँ पे भी जो वैल्यू है ये किससे रिप्लेस हो जाएगी, 0 से। तो अब फिब ऑफ 2 की वैल्यू जनरली क्या हो गई, 1 + 0 क्या होता है, 1 होता है। 1 + 0 की वैल्यू हो गई 1, तो मतलब फिब ऑफ 2 जो ये पार्ट था,
इस पार्ट ने अपने आप को जाके किस में वैल्यू से रिप्लेस कर लिया, 1 से, तो ये पूरा पार्ट को अब हम लोग 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब ये fib of 2 का काम हो गया यहाँ पे। और अब fib of 1 जो है, fib of 1 जब आएगा अपने पास तो वापस अब देख रहे हैं fib of 1 में भी फिर देखिए n की वैल्यू 1 और 1 इज इक्वल टू 1, तो फिर अपने आप को सेम वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि n की वैल्यू है। तो fib of 1 भी क्या रिप्लेस कर दिया, 1 से रिप्लेस किया, और ये 1 + 1 की वैल्यू हो गई 2। तो ये जो fib of 3 की वैल्यू थी, जो ये वैल्यू थी, ये हम लोग को क्या रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, 2 रिटर्न कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे देखें तो 0 1 2 3 देख रहे हो, तो fib of 3 की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यही ये वैल्यू रिटर्न करने वाला। अब इसको अगर हम लोग एक बार टेस्ट करने के लिए रन करके देख लें, जैसे कि मैं इसको अपने टर्मिनल में ट्राई करता हूँ रन करने के लिए। मैंने उसको कंसोल लॉग नहीं किया, एक मिनट, प्रिंट भी करना होता रिजल्ट, मैंने सिर्फ उसको नॉर्मली कर दिया। इसको अब एक बार रन करके देख लेते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू 2 दे दी है, जो कि हम लोग ने अभी ड्राई रन में समझा था। बट इसमें आप लोग अगर एक चीज आप लोग ने ध्यान दिया होगा, तो आप लोग ने देखा होगा कि कितने सारे फंक्शन कॉल हम लोग को करना पड़ा। इसका अगर हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी देखने जाए, जैसे कि fib of 3 के लिए था, fib of 3 ने इनडायरेक्टली किस किस चीज को कॉल किया, इसने fib of 2 को कॉल किया और fib of 1 को कॉल किया। और उसी में इसी चीज में अगर आप देखें तो fib of 2 फिर इंटरनली किसको कॉल करेगा, ये fib of 2 आके फिर किसको कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, ये कॉल कर रहे हैं अपने लिए fib of 1 को कॉल करेगा प्लस fib of 0 को कॉल करेगा। और ये अब इसमें अगर आप टोटल फंक्शन कॉल गिने कितना हो रहा है, तो अगर आप देखें या तो 1, ये पार्ट 1 2 3, ये 4, ये 5 6, तो एक चीज कॉल करने के लिए हम लोग को कितने सारे फंक्शंस कॉल करनी पड़ी। इससे हम लोग को ये पता चलता है यहाँ पे कि हर रिकर्शन कॉल का कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 2 to the power n बोलते हैं, 2 to the power n। मतलब कि आप जिस चीज का आप कॉल करने जा रहे हैं, आपको उतना बार एटलीस्ट लगभग कभी कभी फंक्शन कॉल हो ही जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखें आप अगर, तो जैसे fib of 3 ने कितना बार कॉल किया फंक्शन को, 2 बार कॉल किया, तो इसको हम लोग 2 बोलते हैं, 2 बार कॉल किया। अब fib of 2 ने कितना बार कॉल किया फंक्शन को, इसने भी 2 बार कॉल किया, ठीक है। और उसके बाद जो fib of 1 आएगा, fib of 1 एक बार खुद कॉल हो रहा है, एक बार fib of 0 भी खुद से कॉल हो रहा है, fib of 1 भी एक बार खुद से कॉल हो रहा है। तो टोटल फंक्शंस कॉल कितने हो गए आप ये देखिए, ये जाके अपने आप को अंदर में 2 बार कॉल किया। वैसे ही ये जब जा रहा है fib of 1 जाएगा तो किसको कॉल करेगा, ये सीधा मतलब तो सीधा वैल्यू एक्सिक्यूट हो जाएगा, fib of 2 प्लस fib of 1, वैसे fib of 1 प्लस fib of 0। तो आप देखिए कि हर बार जो है 2 फंक्शन कॉल हो रही है, तो ये बढ़ती जाएगी। अगर n की वैल्यू सोच लीजिए, अभी हम लोग fib of मान लीजिए, अगर यहाँ पे मैं बोल देता कि fib of मुझे चाहिए 22 की वैल्यू, तो सोचिए कितना कॉल्स हो जाता, कितने डीप तक हम लोग को ये रिकर्सिव ट्री का जो अगर हम लोग इसको ड्राई रन करें, तो ये तो यहाँ पे जैसे अब इसको लिखो तो fib of 21 प्लस fib of 20 हो जाएगा। और उसके बाद सोच लीजिए कि फिर fib of 21 अपने आप को कितने बार कॉल करेगा, और ये जब तक यहाँ पे कंट्रोल वापस नहीं आएगा तब तक fib of 20 नहीं कॉल होने वाला। मतलब पहले ये पूरा रिकर्शन कंप्लीट होगा और उसके बाद फिर ये रिकर्शन पूरा आके कंट्रोल होगा, मतलब कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से आप देखिए कितने सारे आइटरेशन हो रहे हैं। रिकर्शन में जनरली हम लोग बोलते हैं कि जो उसका कॉम्प्लेक्सिटी होता है उसको हम लोग 2 to the power n बोलते हैं। 2 to the power n मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि जैसे आपका अगर n की वैल्यू मान लीजिए 4 है, तो आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉल्स कितना होगा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वर्स्ट केस में कितना कॉल्स हो सकता है, 16, 2 to the power 4 16, तो 16 टाइम्स आपका फंक्शन कॉल होगा 4 के लिए। ये एक तरीके से देखिए तो कितना ज्यादा कॉल्स करना पड़ रहा है आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हालांकि फिबोनाची इतना इजी प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको हम लोग और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसको हम लोग चाहे तो O of n में ला सकते हैं। O of n का मतलब हो गया यहाँ पे कि अगर n की वैल्यू मैंने 4 डाली है, तो मैं 4 फंक्शन कॉल्स में ही, 4 फंक्शन कॉल में ही मैं इस चीज को अपना आंसर को ला पाऊँ, ना कि 16 कॉल्स। अभी जैसे यहाँ पे मैंने n की वैल्यू अगर 4 डाली तो मुझे 16 टाइम्स फंक्शन को कॉल करनी पड़ रही, बट वही अगर मैं इसको
ओ ऑफ एन में लाने का ट्राई करूँ तो मैं 4 अगर पास कर रहा हूँ तो मेरा 4 फंक्शन कॉल्स में ही सॉल्व हो जाए। तो आप देख सकते हैं कितना शिफ्ट हुआ है। यहाँ 16 था, यहाँ 4 था, तो लगभग इसका स्क्वायर आप बोल सकते हैं कि 4 इंटू 4 कितना होता है, 16 होता है। तो लगभग इसका स्क्वायर टाइम्स बढ़ रहा था रिकर्सिव में, और वही चीज हम लोग ला रहे हैं किसमें, आइटरेटिव में। आइटरेटिव में हम देखें इसको ओ ऑफ एन में हम लोग कैसे ला सकते हैं। तो ये भी वही फॉर्मूला से आपको डिराइव करना पड़ेगा। अब जैसे कि हम लोग को वापस ऊपर वाला ही फॉर्मूला ले लेते हैं एक बार रेफरेंस के लिए। इसी फॉर्मूला को अगर हम लोग देखें तो इसी से हम लोग को आइटरेशन भी सॉल्व करना पड़ेगा। आइटरेटिव में हम लोग क्या करते हैं जनरली कि जैसे हम लोग का रिजल्ट अगर आप देखिए, अगर मैं बोलूँ कि मुझे फिब ऑफ, अगर मान लीजिए मैं 2 बोल रहा हूँ, ठीक है, तो फिब ऑफ 2 को मैं कैसे लिखूंगा, फिब ऑफ 1 प्लस फिब ऑफ 0, ठीक है। और वही अगर मैं फिब ऑफ 3 बोल दूँ तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिब ऑफ 2 प्लस फिब ऑफ 1 होगा। तो अगर आप लोग देखें कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो रिजल्ट है इसको अगर मैं यहाँ रिप्लेस करूँ, फिब ऑफ 2 को यहाँ कर दूँ, और जो ये वाला पार्ट है इसको मैं अगर यहाँ रिप्लेस करूँ तो मुझे इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, राइट। तो इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, मान लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे c इक्वल टू a प्लस बी है, ठीक। तो c मेरा यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि फिब ऑफ 2 है इस केस के लिए। c यहाँ पे फिब ऑफ 2 है, तो c फिब ऑफ 2 है, तो a यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिब ऑफ 1 होगा, और b क्या हो जाएगा, फिब ऑफ 0 हो जाएगा, राइट। तो अब अगर मैं इसके नेक्स्ट लाइन में देखूँ तो मैं बेसिकली क्या बता रहा हूँ कि फिब ऑफ 3 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, फिब ऑफ 2 को यहाँ लाना पड़ रहा है। तो इस इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं तो a में मुझे क्या लाना पड़ रहा है, इधर की c वाली वैल्यू लानी पड़ रही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, बट और एक प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि हम लोग को ये भी चाहिए, जो कि क्या है, फिब ऑफ 1 की वैल्यू हम लोग को यहाँ चाहिए। इसको मैं एक बार यहाँ लिख दूँ ताकि आप समझे कि इसको आप c मान लीजिए, ये c है, ये a है, ये b है, राइट। और वही चीज यहाँ पे इसके लिए भी आप देखिए सेम पर्सपेक्टिव से, ये भी c है यहाँ पे, ये भी a है, ये भी b है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे फिब ऑफ 2 जो कि c है मेरा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, फिब ऑफ 1 प्लस फिब ऑफ 0, जिसको मैं a और b मान रहा हूँ, राइट। तो वही अगर मुझे फिब ऑफ 3 जब पता करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये फिब ऑफ 2 को मुझे यहाँ रिप्लेस करना पड़ा, मतलब मुझे a में c की वैल्यू लानी पड़ रही है, और यहाँ पे फिब ऑफ 1 चाहिए जो कि यहाँ पे, मतलब मुझे b में a की वैल्यू लानी पड़ रही है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, a में पहले क्या करूँ, सॉरी b में a की वैल्यू लानी पड़ रही है, b में a की वैल्यू लानी पड़ रही है, राइट, क्योंकि मुझे फिब ऑफ 1 कहाँ चाहिए, फिब ऑफ 1 मुझे इधर चाहिए, मतलब b के अंदर मुझे a की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ रही है, जो कि हम लोग ने इस लाइन में किया। और उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो a में मुझे क्या करनी पड़ रही है, c की वैल्यू लानी पड़ रही है, जो कि ये करनी पड़ रही है, a इक्वल टू c। तो इस तरीका से हम लोग ने क्या किया, वापस c की वैल्यू फाइंड की, मतलब नेक्स्ट लाइन में अगर हम लोग फिर वापस c इक्वल टू a प्लस बी करें, तो अब इस बार हम लोग को क्या वैल्यू मिल रही है, फिब ऑफ 3 मिल रही है। पहले फिब ऑफ 2 मिली थी यहाँ पे c में, फिर हम लोग ने क्या किया, b में a की वैल्यू डाली और a में c की वैल्यू डाली, तो हम लोग को क्या मिल गई, फिब ऑफ 3 मिल गई। इस तरीका से हम लोग अब आइटरेशन के थ्रू अगर आप देखें तो कर सकते हैं। इसमें भी बेस कंडीशन वही रहेगा कि अगर n इक्वल टू 0 है, क्योंकि हम लोग को पता है कि फिब ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और वही अगर n इक्वल टू 1 है तो हम लोग को पता है कि फिब की वैल्यू, मतलब फिब ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो बेस कंडीशन तो ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बेस है, इसके बिना हो नहीं पाएगा। अब हम लोग इसको आइटरेटिव तरीके से ट्राई करते सॉल्व करने का। तब यहाँ पे देखिए आइटरेशन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर से वही फंक्शन बनाते, इस बार इसको लगते हैं नॉन रिकर्सिव नाम रखते हैं इसका, ठीक है, नॉन रिकर्सिव। और हम लोग को यूजर क्या दे रहा है, पहले की तरह हमेशा की तरह n दे रहा है। अब हम लोग इसको इसी का फिबोनाची देना है। तो पहला बेस कंडीशन क्या है कि अगर यूजर ने अब हम लोग को मान लीजिए फिब ऑफ 0 पूछा है या फिब ऑफ 1 पूछा है, तो हम लोग को पता है कि फिब ऑफ 0 है तो 0 ही होगा, फिब ऑफ 1 है तो 1 ही होगा। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, फिर से रिटर्न क्या कर सकते हैं, सीधा n कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसने फिब ऑफ 0 है फिब ऑफ 1 दी है तो हम लोग को आगे बढ़ने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा बेस कंडीशन वही था, राइट, कि अगर n इक्वल टू 0 है या फिर n इक्वल टू 1 है तो फिब तो वही होता है। इधर तो हम लोग को यही रिटर्न करना। बट अगर ये नहीं है तो हम लोग को जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि c कैलकुलेट करना पड़ रहा है, मतलब हम लोग को एक रिजल्ट वैल्यू चाहिए और वैसे a भी चाहिए b भी चाहिए। तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स होने चाहिए उस चीज़ को करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
तीन वेरिएबल्स बनाएंगे, सी बनाएंगे, सबको भी इनिशियलाइज कर देते हैं सी को भी 0 से कर देते हैं, सी को 0 से करते हैं जो कि हमारा रिजल्ट है। बट जो हमारा ए और बी रहेगा, ए हमारा यहाँ पे रहेगा फिब ऑफ 0 रहेगा, फिब ऑफ 0 सॉरी फिब ऑफ 1 या 0 कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे जैसे फिब ऑफ 1 मान ले रहा हूँ, तो फिब ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और बी जो है मैं इसको फिब ऑफ 0 रखूंगा जो कि 0 होती है। इस हिसाब से अगर आप इसको रेफरेंस के लिए देखें, सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो इसमें क्या कर रहे हैं, सी हमारा रिजल्ट है और इसका प्रीवियस टू फिबोनाची को क्या रिप्रेजेंट करता है, ए और बी। तो अगर फिब मेरा 2 है सी, तो ए क्या हो जाएगा फिब ऑफ 1 और बी क्या हो जाएगा फिब ऑफ 0। तो अब क्योंकि हम लोग को बेस जो चाहिए जहां से स्टार्ट होता है कैलकुलेट होना है, तो उसके लिए हम लोग को पहला 2 वैल्यू से लेना पड़ता है, तो इसीलिए मैं पहला 2 वैल्यूज ले रहा हूँ ए और बी में, और सी क्या है मेरा रिजल्ट स्टोर करेगा। अब इसके बाद हम लोग देखिए, अब यहाँ पे अगर रिकर्सन स्टार्ट करते हैं, तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो आई की वैल्यू है मैं 2 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि फिब ऑफ 0 या फिर फिब ऑफ 1, उस दोनों केस में तो हम लोग ने इस चीज को हैंडल यहाँ पे कर ही चुके हैं, तो अब 0 और 1 को तो दोबारा देखने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो वेस्ट होगा इटरेट करना उस जगह पे, क्योंकि वो वैसे भी कभी भी कंट्रोल आएगा ही नहीं अगर यहाँ पे आई एन की वैल्यू 0 हो या 1 हो। तो 0 और 1 में तो यहाँ देखने की जरूरत नहीं, तो हम लोग इसलिए 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और जा कहाँ तक रहे हैं, जितना तक यूजर ने हम लोग से पूछा है वहां तक, मतलब सॉरी जहां तक पूछा है वहां उससे एक कम तक जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो अगर उसने 2 बोला तो 0 1 और 2 वैसा, ठीक है, सॉरी ये इक्वल टू ही होगा, क्योंकि हम लोग को तो जो यूजर चाहिए वो हम लोग को वही रिजल्ट देना है, उसके एक पहले जाएंगे तो रिजल्ट गलत हो जाएगा। तो अब हम लोग 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और जहां तक हम लोग को बताया गया या फिर यूजर ने पूछा कि मुझे यहाँ तक फिबोनाची चाहिए, तो अब इधर से हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे कि हम लोग अब आइटरेटिव तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अभी जैसे कि यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलने वाला है, अगर आप देखें यहाँ पे आई इक्वल टू 2 से स्टार्ट करें, मतलब फिब ऑफ 2 ही मिलने वाला है स्टार्टिंग में। तो अभी अगर मैं यहाँ पे सी इक्वल टू ए प्लस बी करूँ, इसके लिए आप यहाँ पे देख लीजिए बात यही होने वाली है, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो यही होगा। अब अगर यूजर ने 2 ही पूछा तो वेल एंड गुड, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा दूसरा पर लूप, क्योंकि 2 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे फिब ऑफ 2 कैलकुलेट हुआ, फिब ऑफ 1 प्लस फिब ऑफ 0 जो कि फिब ऑफ 2 की वैल्यू आएगी, और यहाँ पे आई इंक्रीमेंट हुआ, आई 3 हुआ यहाँ पे, और 3 लेस देन इक्वल टू 2 ऑब्वियसली फॉल्स है, तो टर्मिनेट हो जाएगा। बट अगर यूजर ने 2 से ऊपर पूछा है, तो हम लोग ने क्या यहाँ पे सीखा था कि हम लोग यहाँ पे स्वैपिंग कर रहे हैं। जैसे अगर 2 के बाद हम लोग गए, तो मान लीजिए फिब ऑफ 3 आता है फिब ऑफ 2 के बाद यहाँ पे, तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ए थी, ए में हम लोग ने सी की वैल्यू डाली, राइट। फिब ऑफ 2 यहाँ पे आया है, तो ए में क्या है सी की वैल्यू आया, तभी यहाँ पे फिब ऑफ 2 आया है। और वही हम लोग अगर बी की वैल्यू देखें, तो बी में क्या आ रहा है, ए की वैल्यू आ रही है, तभी यहाँ पे फिब ऑफ 1 हुआ है। तो अगर हम लोग देखें तो बी जो है ए पे डिपेंडेंट है और ए जो है सी पे डिपेंडेंट है, राइट। तो हम लोग को क्या करना है, पहले बी की वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा ए से, क्योंकि ए बाद में सी से इनिशियलाइज होगा। तो उस केस में अगर बाद में हम लोग बी को इनिशियलाइज करेंगे ए से, तो बी में भी क्या होगी, सी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि गलत है। हम लोग को पहले बी में क्या चाहिए, ए की वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले बी में डालेंगे ए की वैल्यू। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए जैसे फिब ऑफ 2 ये था अगर, ठीक है, तो ये होता क्या फिब ऑफ 1, ये होता फिब ऑफ 0। तो अब यहाँ पे फिब ऑफ 0 में मैंने क्या किया, फिब ऑफ 1 की वैल्यू रिप्लेस कर दी, और फिब ऑफ जो 2 था अब उसमें क्या आएगी, फिब ऑफ मतलब फिब ऑफ 1 जो था, अब इसमें किसकी वैल्यू आ गई, फिब ऑफ 2 की वैल्यू आ गई, राइट। तो हम लोग ने स्वैपिंग इसीलिए यहाँ पे किया, जैसे मैं आपको बताया यहाँ पे, फिर आप देख लीजिए एक बार ऊपर, सी जो है फिब ऑफ 2 है, ए फिब ऑफ 1 है, बी फिब ऑफ 0 है। अब वो फिब ऑफ 3 चाहिए हम लोग को, तो पता है कि प्रीवियस 2 फिब का सम होता है, तो प्रीवियस 2 फिब का सम कहाँ से मिलेगा, प्रीवियस 2 में अगर सेकेंड वाले को देखे तो ए में है, जो कि मेरे को बी में चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे बी इक्वल टू ए किया, और वैसे जो जस्ट प्रीवियस है वो मेरे कहाँ पे सी में है, जो कि मुझे ए के प्लेस पे चाहिए, तो मैंने क्या किया ए इक्वल टू सी किया। अब इस तरीके से देखा तो ये चीज अब खुद ही होते चल जाएगी। और इसके बाद सिंपली अब हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर दो जो हम लोग ने कैलकुलेट किया है ये। तो अगर हम लोग यही फंक्शन दोबारा कॉल करें, इसको तो कमेंट कर दिया जाए। तो अगर हम लोग जो फंक्शन हम लोग ने यहाँ कॉल किया था, इसको एक बार यहाँ पे लिख देता कि आपको पता है कि दोनों का वैल्यू सेम आ रही है। ये हम लोग ने रिकर्शन के थ्रू किया था, राइट। रिकर्शन के थ्रू यहाँ पे वैल्यू आ रही है, और यही चीज हम लोग नॉन रिकर्सिव के थ्रू ट्राई करते हैं। तो नॉन रिकर्सिव में देखते हैं क्या वैल्यू आती है। कंसोल लॉग में हम लोग क्या करेंगे, नॉन रिकर्सिव कॉल किया हम लोग ने, और यहाँ पे जैसे कि हम लोग ने क्या कॉल किया था, फिब ऑफ 3 कॉल किया था, राइट। तो फिब ऑफ 3 यहाँ पे चेक कर लेते हैं।
जिसको नॉन रिकर्सिव डाल देते हैं। ठीक है, अब अगर लॉजिक सही रहा तो ये तो काम करना ही चाहिए, दोनों का वैल्यू सेम है। अब ट्राई करते हैं वापस से वही चीज़ दोबारा किया। और एक सेकेंड, ये लगता है यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। सी की वैल्यू लगता है दोबारा इनिशियलाइज नहीं हुई यहाँ पे। सी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0, फिब ऑफ 3। ओके ओके ओके, मैंने एक्चुअल में यहाँ पे फंक्शन को गलत कॉल कर दी। नॉन रिकर्सिव नाम था इसका फंक्शन कॉल, मैंने इसको फिब ऑफ 3 नाम से कॉल कर दिया। ये गलत है, यहाँ पे थोड़ा टाइपो था। ओके ठीक है, अब दोबारा इसको चलाते हैं। सॉरी, फंक्शन गलत कॉल हो गया था, करना कुछ और था, मैंने कॉल ही कुछ और कर दिया, टाइपो था। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकर्शन में भी 2 आ रही और नॉन रिकर्सिव में भी 2 आ रही है। थोड़ा फंक्शन कॉल में उसमें टाइपो की वजह से हो गया। तो अगर आप इसमें अब देखें तो इसमें फंक्शन कितना बार चला, जितना बार आपका इसमें आपने वैल्यू पास किया था 3, राइट। 3 के लिए अगर आप देखें यहाँ पे तो उसमें भी देखें तो आप कितना और कम कॉल हुआ है। यहाँ पे तो ऑर्डर ऑफ n से भी अगर आप देखें तो कम कॉल हो रहा है, राइट, क्योंकि आपने फिबोनाची ऑफ 3 मांगा। और यहाँ पे क्योंकि 3 नॉट इक्वल टू 0 है और 3 नॉट इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो रही है, 2 से स्टार्ट हो रही है और 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, राइट। तो एक बार चला और दोबारा जब प्लस प्लस हुआ तो i की वैल्यू 3 हो गई और 3 लेस देन इक्वल टू 3, तो वापस उसने वैल्यू को कैलकुलेट किया और उसने वैल्यू रिटर्न किया। तो अगर आप देखो तो 3 आपने भले कॉल किया था बट यहाँ पे तो फंक्शन 2 ही बार चला। तो कहने का मतलब ये कि वर्स्ट केस में O ऑफ n जाती है। O ऑफ n का मतलब ये हुआ कि अब जितना आपने n की वैल्यू वहां पास की है उतना ही वो चलाएगा वर्स्ट केस में। बेस्ट केस में हो सकता है पहले एग्जिट हो जाए, बट वर्स्ट केस में क्या होता है O ऑफ n तक जाएगी। जैसे n की वैल्यू अगर 4 है तो वर्स्ट केस में 4 टाइम्स ही मतलब वो चलेगी, लूप चलेगी। बट वही अगर हम लोग रिकर्शन में देखा तो हम लोग यहाँ पे देखे थे कि अगर n की वैल्यू 4 है तो कहाँ तक जा रही है वो वैल्यू, 16 टाइम्स तक जा रही है। तो आप देखिए कितना बड़ा ट्रिमेंडस जो है चेंज आया है। 16 जहाँ पे आइट्रेशन हम लोग को करनी पड़ रही थी उसको हम लोग ने सीधा ला दिया 4 आइट्रेशन पे। तो इस तरीके से हमारा कोड जो है बहुत ऑप्टिमाइज्ड है, क्योंकि अभी तो ये था छोटा चीज के लिए, लेकिन जब बहुत ही ह्यूज इनपुट सेट आता है तो उसमें अगर हम लोग इतना आइट्रेशन करते हैं तो क्या होता है, सर्वर जो है बिजी रहता है, क्योंकि फेच रिजल्ट तब तक नहीं करेगा जब तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो जितना जल्दी ऑपरेशन कंप्लीट होगा यूजर को उतना जल्दी डेटा मिलेगा, तो उतना अच्छा यूजर के लिए एक्सपीरियंस होगा। तो आई होप गाइस आप लोग ये चीज़ समझ में आई कि फिबोनाची सीरीज को आप 2 तरीके से कैसे कर सकते हैं, रिकर्सिव तरीके से और नॉन रिकर्सिव तरीके से। रिकर्सिव में और मैंने आपको ये भी बताया कि वर्स्ट केस में 2 की पावर n तक चलती है जो हमारी फंक्शन कॉल्स होती है। मतलब जैसे 4 है तो आप मान लीजिए 2 की पावर 4 16 होती है। बट जो हमारा नॉन रिकर्सिव होता है जो कि इटरेटिव मेथड होता है उसमें जितना n है आपने पास किया है, बेस्ट केस में हो सकता है उसके पहले रिजल्ट दे दे, बट वर्स्ट केस में उतना तो उतना चलेगा ही चलेगा। थैंक यू गाइस। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। इसके बाद हम लोग सॉर्टिंग का टेक्निक्स ट्राई करेंगे, जिसमें आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक जो n स्क्वायर टाइप होती है उससे हम लोग नीचे कैसे आ सके n log n में, ताकि सॉर्टिंग जो हो और फास्ट हो। तो क्योंकि अगर आपको सॉर्टिंग आती है तो क्या होता है कि सर्चिंग करने में भी आसानी हो सकती है। सॉर्टेड डेटा पे सर्चिंग बहुत आसान होता है करना कि वैल्यू एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया गाइस तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और बने रहिए इस चैनल के साथ, ताकि आप नए नए वीडियोस भी हम लोग लाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू।